आज हम बात करेंगे एक ऐसे शातिर सीरियल किलर की जो भरोसे का मुखौटा पहनकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाता था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात होगी एक लड़की के गायब होने की, फिर देखेंगे कि कैसे जांच उलझती चली गई, कातिल की दोहरी जिंदगी पर भी नजर डालेंगे और समझेंगे कि वो कैसे अपने शिकार को फंसाता था। आखिर में इंसाफ की लड़ाई और उस एक लड़की की कहानी जो बच गई। तो कहानी शुरू होती है साल 2009 में रॉबर्ट्सगंज नाम के एक शहर से। शहर में ना एक अजीब सी दहशत का माहौल था। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक जवान लड़कियां गायब हो रही थी और किसी के पास कोई सुराग नहीं था। और इसी माहौल में जब पूनम मिश्रा नाम की एक और लड़की गायब हो जाती है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। शहर में हंगामा मच जाता है और लोकल पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। और इसी दबाव के बीच सीन में एंट्री होती है एसीपी भागवत की, एक बहुत ही काबिल लेकिन उतने ही गर्म मिजाज के पुलिस अफसर। उन्हें सजा के तौर पर इस टेंशन भरे शहर में ट्रांसफर किया गया था और आते ही उन्हें काम मिलता है पूनम को ढूंढने का, जिसके लिए उनके पास सिर्फ 15 दिन हैं। तो अब आते हैं जांच पर। देखते हैं कि पुलिस ने शुरुआत कहां से की। सबसे पहला और इकलौता सुराग था पूनम के कॉल रिकॉर्ड्स में मिला एक अनजान फोन नंबर। अब ये बहुत पेचीदा है, ध्यान से समझिए। भागवत उस नंबर को ट्रेस करते हैं तो वो उन्हें प्रवीण साहू तक ले जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो नंबर तो प्रवीण की अपनी बहन कौशल्या का है जो खुद गायब है। पुलिस कौशल्या के कॉल्स खंगालती है तो 2 और नाम सामने आते हैं, संध्या और संतोष, और ये दोनों लड़कियां भी लापता हैं। मतलब हर सुराग एक और लापता लड़की की तरफ इशारा कर रहा था। एक भयानक पैटर्न बनता जा रहा था। तो नतीजा ये कि दर्जनों लड़कियां गायब थीं, लेकिन कोई संदिग्ध तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो जांच एक बंद गली में पहुंच गई हो और कातिल कोई भूत हो जिसका कोई नामो निशान ही नहीं। एक तरफ जहां पुलिस के हाथ खाली थे, वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे उस कातिल का असली चेहरा सामने लाने वाली थी। ये कातिल असल में दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ वो था समीर, एक रोमांटिक लड़का जो मीरा नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था, उसे शादी और एक नई जिंदगी के सपने दिखा रहा था। और दूसरी तरफ वो था राजकुमार, एक इज्जतदार शादीशुदा टीचर जो अपनी दूसरी पत्नी सुमित्रा के साथ एक बिल्कुल आम शांत जिंदगी बिता रहा था। 2 चेहरे, एक ही इंसान। तो फिर केस में ब्रेक थ्रू कैसे आया? एक फोटोग्राफर की दुकान से मिली एक धुंधली सी तस्वीर से। इस तस्वीर में संदिग्ध का स्कूटर दिख रहा था और किस्मत देखिए, 2 लड़कों ने एक पुराने एक्सीडेंट की वजह से उस स्कूटर को पहचान लिया। और बस स्कूटर के मालिक का नाम था राजकुमार सिरितिया, एक टीचर जिसकी फोटो ने ये साफ कर दिया कि वही समीर और सूरज नाम का शख्स है। पुलिस को आखिरकार अपने मुख्य संदिग्ध का नाम और चेहरा दोनों मिल गया था। वो भूत अब पकड़ा जाने वाला था। अब जब संदिग्ध की पहचान हो चुकी थी तो एसीपी भागवत ने उसे पकड़ने के लिए एक बहुत ही चालाकी भरा प्लान बनाया। उन्होंने दिवाली की छुट्टियों का इंतजार किया ताकि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए पूरे 3 दिन मिल सकें। राजकुमार को बस स्टैंड से पकड़ लिया गया, लेकिन शुरुआती पूछताछ में उसने मुंह ही नहीं खोला, एकदम चुप। फिर पुलिस ने उसकी पत्नी सुमित्रा के घर की तलाशी ली और वहां से उन्हें पीड़िताओं के गहने मिले। जब राजकुमार को बताया गया कि इस केस में उसकी पत्नी भी फंस सकती है तो बस उसका सारा संयम टूट गया। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसका तरीका हर बार एक जैसा था। पहले वो एक भोली भाली कमजोर लड़की को अपने जाल में फंसाता, फिर उसे अपने साथ भाग चलने के लिए मनाता। बस स्टॉप पर वो उसे आयुर्वेदिक दवा बताकर साइनाइड की गोली दे देता, और जैसे ही लड़की की मौत हो जाती वो उसके गहने और सारा कीमती सामान लूट कर उसकी लाश को बस स्टेशन के बाथरूम में छोड़कर फरार हो जाता। उसने खुद कबूल किया, मैंने उसे बताया कि ये गर्भधारण रोकने के लिए आयुर्वेदिक दवा है, लेकिन असल में वो साइनाइड था। सोचिए कितनी शांति से उसने ये सब बताया होगा। और फिर सामने आई वो खौफनाक गिनती। मीरा को मिलाकर उसने कुल 19 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। अब देखिए, एक बालिया बयान के बाद तो ऐसा लग रहा था कि केस में दम है, कातिल को सजा मिल के रहेगी, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था।
राजकुमार ने फैसला किया कि वो अदालत में अपना केस खुद लड़ेगा। और कोर्ट में उसने जो किया वो हैरान करने वाला था। पहले दिन उसने कहा कि पूनम अपनी मर्जी से उसके साथ आई थी और होटल के रिसेप्शनिस्ट ने भी यही गवाही दी। दूसरे दिन मेडिकल एग्जामिनर ने कहा कि बाथरूम अंदर से बंद था, जिससे ये सुसाइड का केस लग रहा था। और तीसरे दिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब केस का मुख्य गवाह, जिसने राजकुमार को साइनाइड दिया था, डर के मारे अपनी गवाही से ही पलट गया। तो बस मुख्य गवाह के पलटते ही भागवत का बनाया वह पूरा केस ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। एक सीरियल किलर आजाद होने वाला था। हार मान चुके एसीपी भागवत आखिरी उम्मीद के साथ एक बार फिर केस की फाइलों को देख रहे थे। शायद कोई सुराग, कुछ ऐसा जो छूट गया हो। और तभी उनकी नजर उस होटल के नाम पर पड़ी जहां राजकुमार अपने आखिरी शिकार मीरा को ले गया था। भागवत ने जब जांच की तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मीरा जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था और वो बच गई थी। मीरा की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसने उस जहर को दवा समझकर खा लिया था। उसे बेहोश हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वो 40 दिनों तक कोमा में रही और जब होश आया तो गहरे सदमे में थी। उसने एक नया नाम अपनाकर छिपकर एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी। वो अकेली थी, अकेली जिसने उस कातिल का चेहरा देखा था और ये बताने के लिए जिंदा थी। भागवत ने मीरा को ढूंढ निकाला और उसे समझाया कि उसकी गवाही ही उन बाकी 18 लड़कियों को इंसाफ दिला सकती है। और हुआ भी वही। जब मीरा अचानक अदालत में पहुंची तो राजकुमार के सारे झूठ, सारी कहानियां सब धरी की धरी रह गई। एक जिंदा सबूत के सामने उसका कोई बचाव काम नहीं आया। मीरा की गवाही ने उसे दोषी साबित कर दिया और आखिरकार इंसाफ हुआ। ये केस हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किस्मत से वो एक लड़की नहीं बची होती तो वो शख्स जो हमारे बीच, हमारी नजरों के सामने एक आम इंसान बनकर जी रहा था, न जाने और कितनी जिंदगियां तबाह कर देता। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बुराई एक आकर्षक चेहरे के पीछे छिप सकती है और कैसे विश्वास और धोखे के बीच एक बहुत ही महीन सी लकीर होती है।